पार्ट 2 पेपर है दोस्तों, सोशल स्टडीज साइंस, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सीटेट 8 दिसंबर 2019 का पेपर है दोस्तों ये। तो वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ज़्यादा बड़े होने कारण मैं सीधा ऑप्शन पढ़ूंगा। आप वीडियो जब भी देखें ऑप्शन को पढ़े और वीडियो को पॉज करते हुए पढ़े, तो आप सभी ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आपको पता चले। क्योंकि देखो जितनी स्क्रीन के अंदर जो क्वेश्चन आता है उतना ही आ पाता है, इसलिए मैं सीधा आपको ऑप्शन पढ़ूंगा। यहाँ जो ऑप्शन सी है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संबंध में सही नहीं है? यहाँ सही नहीं पूछा है, तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये सही नहीं है। आप इसकी व्याख्या देखेंगे कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है तथा ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। खनिजों का निश्चित भौतिक तथा रासायनिक संगठन होता है। खनिज धात्विक, अधात्विक तथा ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, अतः सभी खनिज अधात्विक होते हैं। यह कथन सही नहीं है। गणराज्य से संबंधित क्वेश्चन है, उनके बारे में ए के साथ बी सी डी, ये सही ऑप्शन आपके होगा दोस्तों बी। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का तीसरा और ई का चौथा। यहां देखेंगे दोस्तों ये कि नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण, आखेट और संग्रहण नर्मदा घाटी। वज्जी एक आरंभिक गणतंत्र है, वज्जी एक आरंभिक गणतंत्र है। गारो पहाड़िया आरंभिक कृषि, गारो पहाड़िया आरंभिक कृषि। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर और सिंधु इसकी सहायक नदियां, ये प्रथम नगर। दोस्तों अब मैं आपको कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप इसका उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से दें, क्योंकि जो अब तक की आपकी तैयारी है उसका आपको स्वयं आंकलन हो जाएगा कि हमारा सीटेट में इस तरह के पेपर आते। ये जो नर्मदा घाटी है आखेट और संग्रहण है, तो नर्मदा घाटी कहाँ पर है? वज्जी आरंभिक गणतंत्र है। हमारे ये गणतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? कितने कुल गणतंत्र हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, ये आप कमेंट करेंगे। गारो पहाड़िया आरंभिक कृषि। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, सिंधु और इसकी सहायक नदियां तो है प्रथम नगर। दोस्तों जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको क्वेश्चन कंठस्थ याद होता जाएगा। तो निवेदन है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैंने वज्जी के बारे में पूछा, गारो पहाड़िया कहाँ है, गारो पहाड़िया कहाँ है, गंगा घाटी का मैदान कहाँ है, नर्मदा घाटी और वज्जी जो गणतंत्र है, तो ये हमारे कुल कितने गणतंत्र हैं, ये प्राचीन समय की बात कर रहा हूं। तो आप और उनकी राजधानी गणतंत्र की, ये भी आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन ए बी भारतीय इतिहास के तिथियों में काल और समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। जैसे कथन ए और कथन बी, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त क्योंकि शासकों का उनके धार्मिक का एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। नीचे दो कथन हैं जैसे ये ए व बी प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में तिथियां काल समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए। जैसे कथन ए के अंदर तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। नेक्स्ट है, लंबी समयावधि घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। यहां जो ऑप्शन दोस्तों सी है कि ए गलत है किंतु बी सही है। व्याख्या के अंतर्गत देखेंगे कि उपयुक्त प्रश्न में कथन ए गलत किंतु बी सही है क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस महाद्वीप में अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार धार्मिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। नेक्स्ट आप है कि नीचे दिए गए कथन 19वीं शताब्दी नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में कथन ए और बी। तो ए के अंदर है कि कई चित्रों अपने आसपास के बदलाव के उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों, नए शासकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई और राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ जो ऑप्शन है ए सही है कि उपयुक्त प्रश्न व्याख्या देखेंगे दोस्तों। उपयुक्त प्रश्न कथन ए व बी दोनों सही है, किंतु ए सही व्याख्या और बी नहीं है। ए सही व्याख्या और बी नहीं है। 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला में कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, जिसमें पूर्व पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, भारतीय जीवन से संबंधित चित्र, जिसमें अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय दासों एवं सेवकों के जीवन का प्रकटीकरण किया गया बनाए जाते थे। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक बनाया गया। जिसके अतिरिक्त इन चित्रों को भ्रष्ट पुजारी की आलोचना की गई। औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई और 19वीं शताब्दी के आखिरी में ऐसे चित्रों का निर्माण किया जाने लगा जिसमें राष्ट्रवादी भावनाएं मुखर हुई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमानस में उद्वेलित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट देखेंगे भारत में आरंभिक मानवों पे समझ के लिए निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश के शैल चित्रकला। भारत में आरंभिक मानवों को समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। भारत में आरंभिक मानवों की समझ के लिए मध्य प्रदेश का शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है, जिसमें प्रस्तल सामग्री प्राप्त हुई जो मध्य पाषाण काल 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित है और यह आकेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं। वह प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीटेट के हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो के लिए आप लाइक का बटन फटाफट प्रेस करें, उसके अंदर कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और इस वीडियो को फटाफट अभी जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी अपने उस मित्रों को शेयर करें। दोस्तों लाइफ का अगर आप सफलता होना चाहते हो, सीटेट पास होना चाहते हो, जिंदगी में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, तो निवेदन रहेगा आपसे छोटा सा, जितना परोपकार करोगे सफलता आपके चरण चूम लेगी। दोस्तों निवेदन यही रहेगा, अर्थात ये वीडियो आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करते हुए, स्पीड वीडियो की कम करते हुए देखिएगा, आप आराम से एक ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और उसका व्याख्या भी मिलेगी। दोस्तों क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है तो हम डाटा की बचत करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप वीडियो की लेंथ को मतलब स्पीड कम करते हुए आराम से देखिएगा और आप देखिएगा ये पेपर इतना शानदार कि इसमें से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन इसी तरह के, क्योंकि सीटेट के अंदर कथन और उपकथन वाले, मिलान करने वाले, इस तरह के सेंटेंस संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूरे पेपर में आते हैं और पेपर की लेंथ बड़ी हो जाती है। और वे इसी तरह का ये पेपर है दिसंबर 2019 का। तो वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, छोटा सा निवेदन है, इतनी मेहनत के लिए आप इस लाइक के बटन को प्रेस करें और उसके नीचे बेल वाला जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को उस छात्र तक प्रतियोगिता को पहुंचाए, तैयार करें, जिससे उसको इसका लाभ मिले। दोस्तों हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आप सफल होंगे इस सीटेट में, आपके माँ बाप के सपने ज़रूर साकार हो जाएंगे। हाँ दोस्तों सही सुना आपने। निवेदन तो यही है आपका, आप इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिस भी ग्रुप में हैं, आपकी जो भी आप सेशन ग्रुप चलाते हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के वीडियो उस छात्र तक पहुंचेगा और उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों, उसको भी अपनी तैयारी का आंकलन पता लग जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे पास समय बिल्कुल कम है, जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम है, तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपके ये था कि जो हमने ये जो क्वेश्चन 34 देख रहे हैं कि इसके अंदर था कि नीचे दिए गए कथन 19वीं शताब्दी के नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। और कथन एक है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव को उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों को नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। और बी था कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ जो है कि उपयुक्त जो कथन है ए व बी दोनों सही है, पर ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण और प्राकृतिक भारतीय जीवन से संबंधित, जिसमें अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय दास और सेवकों के जीवन का प्रकटीकरण किया जाता है, बनाए जाते हैं। कि कई चित्रों ने आसपास के बदलाव का उपहास किया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक बनाया गया, जिसके अतिरिक्त इन चित्रों को भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की गई, औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। दूसरी और 19वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे चित्रों का निर्माण किया जाने लगा जिसमें राष्ट्रवादी भावनाएं मुखर हुई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमानस को उद्वेलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार इसलिए पढ़ा, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है, हमारे चैनल के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को स्पीड को कम करते हुए, पॉज करते हुए धीरे धीरे आराम से पढ़ें और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको नोट करते जाए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि भारत में आरंभिक मानवों पे समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रारंभिक स्रोत माना जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ जो है सी, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश में शैल चित्रकला के प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है, जिसमें प्रस्तुत सामग्री प्राप्त हुई जो मध्यपाषाण काल के 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से संबंधित। यहाँ पर आखेटा, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित है। वे प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आप, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले कोई निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं होता था। इस समय मौलवी या पंडित जी अपने निवास स्थान पर बच्चों की शिक्षा दिया करते थे। उन बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था, सिवाय उस समय को छोड़कर जब वे फसल कटाई के समय खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए जो कथन हैं 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र में जो राज्यों के उदय के संदर्भ में है। और इनमें भी कथन है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं राष्ट्र और राज्य के रूप में देखते थे, या प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों में यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है कि ए गलत किंतु बी सही है। उपरोक्त प्रश्न में कथन ए गलत है, बी सही है, क्योंकि 18 और 19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्रों में राज्यों में लोग में यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है तथा प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। इसी के आधार पर जर्मनी और इटली जैसे देशों का एकत्रीकरण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आप, बीसीई का तात्पर्य क्या है। बीसीई दोस्तों, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये बड़े पे नहीं है, ये आपके क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आप आते हैं आपके एग्जाम में, और आप दोस्तों उनको सही करके नहीं आते। वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया, निश्चित है आपको ये सीटेट अवश्य पास हो जाएगा, क्योंकि ये
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के दिसंबर के हैं और इस तरह के सेशन में करवा चुका हूं हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर। पहली बार हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और सेशन में लाइक बढ़ते जाने। और वीडियो के लिए मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है। हाँ दोस्तों, और ये 500 लाइक का टारगेट आप पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि चैनल पर आपको शानदार और अच्छा कंटेंट प्राप्त होता है। आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं। जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता है, अपने गुरुजनों को सपनों को साकार करना चाहता है और अपार सफलता प्राप्त करना चाहता है, वीडियो को लाइक करेगा, सेशन को पूरा देखेगा दोस्तों, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। हाँ दोस्तों, इस सीटेट के अंदर आपको निश्चित सफलता मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि बीसीई का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ व्याख्या के अंदर हम देखेंगे इसका दोस्तों। ये बीसीई का तात्पर्य बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ध्याते हुए कि बीसीई हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है, और अंग्रेजी एडी हिंदी में का तात्पर्य एनो डोमिनी, जो 2 लैटिन भाषा से बना, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, और सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा, बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुर्मुर्ग होते थे। हम यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुर्मुर्ग होते थे, तो भारत में पुरापाषाण युग में दौरान शतुर्मुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शतुर्मुर्ग के अंडों के अवशेष मिले और इनके कुछ छिलकों पे चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट आपके है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो यहाँ जो ऑप्शन ए है, ए बी और सी डी, ये सही है। ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, और डी संभवतः नदियां सूख गई थी। यहाँ जो ऑप्शन ए बताया है कि ए सही है, ए बी और डी, कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बी है कि जंगलों का विनाश हो गया, और डी है संभवतः नदियां सूख गई। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का उदय 2600 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, मवेशियों के बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि सभी हड़प्पाकालीन नगर नदियों के किनारे नहीं बसे थे। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ये इसके कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के। दोस्तों आप इसको नोट करिएगा, क्योंकि अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको याद नहीं होता तो रजिस्टर लेकर बैठें, ऑप्शन भी लिख लें और जो व्याख्या है उसको भी लिख ले दोस्तों, क्योंकि लिखना से आपको उत्तर ज़्यादा कंठस्थ होता है। मेरा निवेदन है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप इसको कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, जो कह रहा हूँ उनको रजिस्टर में नोट करें। आप देखिए आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, आपकी पात्रता। हाँ दोस्तों, ज़रूर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये आपका ऑप्शन है, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। यहाँ आप देखेंगे महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमा बनाई जाने लगी थी, न कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। इस शाखा में ऐसे प्राणी जो निर्माण पा चुके हैं उन्हें बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया, प्रेरणा और सहायता के लिए उपस्थित रहते थे। नेक्स्ट है आपके खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन समीकरण के संदर्भ में सही क्या है। खिलजी, तो ये ऑप्शन आप देखेंगे बी कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इसकी व्याख्या देख ले दोस्तों आप
के खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और सीमांकन के संदर्भ में कथन के अंदर सही यह है कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनको पेटने भेदने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती पर अपना अधिकार तो जमा लेते हैं, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता है। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो जनजातीय लोगों के इतिहास के निर्माण में कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होता। इसके अंदर जो ऑप्शन है ए वाला कि अधिकांश जनजातीय समूह में लिखित दस्तावेज रखा है, तो जनजातीय लोगों के इतिहास के निर्माण के अंतर्गत कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेजों को नहीं रखते थे और न ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन कुछ समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे और अपनी विविध किस्म की जरूरतों एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये परंपराएं रीति रिवाजों पे हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती। आज के इतिहासकारों में जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर नियंत्रण को समेकित किया। तो सही उत्तर है डी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को एक शासन के अधीन ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, जबकि उन्हें किसानों तथा भूमिहीनों की रक्षा के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई थी, न ही भारतीयों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करने का ध्येय था। कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को एक शासन के अधीन ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, जबकि उन्होंने किसानों भूमिहीनों की रक्षा के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई, न ही भारतीयों की संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करने का ध्येय था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता, तो ऑप्शन इसमें बी देखेंगे कि जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष सहभागिता। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता जनप्रतिनिधि की होती है जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता की इस प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। अतः प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता को मतदान का अधिकार तथा मतदान द्वारा प्रतिनिधि के चुनाव का अधिकार होता है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया। भारत के किस क्षेत्र को, तो लद्दाख को भारत के लद्दाख क्षेत्र जिसकी राजधानी लेह है उनको तिब्बत के सटे होने के कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि वहां के सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं। अपील प्रणाली पौनर्वादिक प्रणाली, ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सी कि अपील शब्द का अर्थ मिलते किसी मामले को किसी निचली अदालत के रूप में किसी अदालत के किसी नजरिए के साथ ले जाना, सुनाया फैसला माने जाने योग्य है या नहीं। अपील प्रणाली या पौनर्वैदिक प्रणाली किसी निचली न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय में जांच के लिए जाने का आवेदन होता है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। ऑप्शन जो सी है दोस्तों कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। यह पठार का लक्षण नहीं है। आप
व्याख्या देखें कि प्रायद्वीपीय पठार के लक्षण में निम्नलिखित, यह गंगा यमुना के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर और पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, पश्चिम घाट इसकी पश्चिमी सीमा तथा पूर्वी घाट पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इस पठार की अधिकांश नदियां जैसे कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है तथा ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में सही है तो यहाँ जो ऑप्शन ए कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका ऐसा एक महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यह ऑप्शन सही है। व्याख्या भी देख ले, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है जो विश्व का घर मरुस्थल है, जबकि गोबी का मरुस्थल एशिया में स्थित है और यूराल पर्वत और एशिया तथा यूरोप को अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप को अलग करती है। दोस्तों ये यूराल पर्वत किनको अलग करता है? तो यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मार्क करिएगा, नोट कर लीजिएगा, आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, इसी सीटेट के अंदर आप देखेंगे पूर्व ईयर प्रीवियस के क्वेश्चन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसीलिए व्याख्या के साथ ऑप्शन भी पढ़ रहा हूँ कि और रिवीजन करते हुए कि आप कंठस्थ इसको याद करें कि यूराल पर्वत किससे अलग होता है? तो यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। छोटा सा निवेदन है दोस्तों, इतना मैं पढ़ रहा हूँ रिवीजन करते हुए, आप इसको रजिस्टर में नोट कर ले। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होगा और उस समय आप भूल जाएंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन है? तो यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। हाँ दोस्तों, आपके लिए अगर थोड़ा सा सेशन लंबा होगा तो दिक्कत नहीं है, पर मेरा निवेदन है कि आपका सीटेट अब की बार पास होके रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत के दक्षिण भागों के विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण के जो भाग दोस्तों इससे तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया और शरद ऋतु वर्षा ऋतु, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन डी है कि पवन स्थल भागों से लौट के बंगाल की खाड़ी की ओर बहती, पवन स्थल भागों से लौट के बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में शरद और वर्षा ऋतु होती, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौट के बंगाल की खाड़ी की ओर बहती, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और यह मानसून के लौटने का समय होता है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की और बहती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोस्त पर्वत है? भ्रंशोस्त पर्वत, तो ऑप्शन सी भ्रंशोस्त पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंशन के द्वारा भूभाग के ऊपर उठने अतः बहुत बड़े भाग से टूट के ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है। ऊपर उठे खंड को उत्खंड या नीचे धसे खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, जैसे यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये दोस्तों कथन है आपकी कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ये इसके ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन जैसे डी आपका सही होगा, ए बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों ही लगभग बराबर होता है। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर अपने अक्ष पर एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, कायांत्री शेल के बारे में दिए गए एबीसी कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों बी है कि कायांत्री शेल उच्च ताप
और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। ऑप्शन देखेंगे बी। उपयुक्त प्रश्न में कायंत्री शेल के बारे में दिए गए सभी कथन सही है, क्योंकि आग्नेय और असादी शेल ही उच्च ताप और दाब के प्रभाव के कारण अपरदित होकर कायंत्री शेलों से परिवर्तित होती है। ये शेल उच्च ताप और दाब से प्रभाव के कारण पिघलकर मैग्मा बनाते हैं। रूपांतरित चट्टान पृथ्वी की पपड़ी एक बड़े भू हिस्से से बंधी और तथा बनावट रासायनिक और कायंत्री शेल का एक अच्छा उदाहरण संगमरमर है, जो चूना पत्थर व क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, व्याख्या के अंदर से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे। व्याख्या और ऑप्शन को आपने देख लिया और आपको समझ में आता है, आप उसको तुरंत उसको नोट कर ले जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इस व्याख्या से भी 1 से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत पे आने पर जल जाते हैं? तो यहां जो ऑप्शन है डी, मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप सीमा के ऊपर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से प्रवेश आने पर उल्कापिंड इसी परत में आने पर जम जाते हैं। दोस्तों, वायुमंडल की कितनी परतें हैं और कौन सी ऊपर से निचले क्रम के अनुसार आप परतों का विभाजन करेंगे और कितने किलोमीटर के अंतर्गत है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर से परतों का क्रम करेंगे और पृथ्वी के सतह के ऊपर और पृथ्वी के सतह से नीचे से परतों के दोनों प्रकार के क्रम का नाम लिख के आप कमेंट्स कर देंगे कि जैसे कि शोभमंडल, समताप मंडल, शोभ, संताप, बहिर्मंडल, मध्यमंडल, इनका किलोमीटर और इनकी क्या विशेषता है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया दोस्तों, डेफिनेटली जैसे कि अभी यहाँ पे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत पे जल जाते हैं, तो आप लिखते हैं शोभमंडल। ऑप्शन है यहाँ पे मध्यमंडल और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह फंसते हैं। मेरा निवेदन है कि मैं व्याख्या और ऑप्शन दोनों बार बार पढ़ रहा हूं और जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है उस पर थोड़ा सा रिवीजन और रुक जाता हूं। मेरा निवेदन है कि बार बार इस तरह के क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई, विशेषता है, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इनकी विशेषता, इनकी ऊंचाई, ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। वायुयान कौन से मंडल में चलते हैं और ओजोन परत किस मंडल के अंतर्गत है, ये भी आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु का प्रवास जुड़ा हुआ है तो डी, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से जुड़ा है। 2 भिन्न जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में सामान्यतः पशुचारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। मौसमी प्रवास अधिकांश शीतोष्ण कटिबंध में पर्वतीय और मैदानी घाटों के मध्य होता है। नेक्स्ट है आपके स्थायी पवनों के संबंध में ए बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। ये पवनें वर्ष भर तथा लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं और पश्चिम एवं पूर्व की बहने पवनें इनके उदाहरण हैं। देखो, स्थायी पवनें, भूमंडलीय पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं तथा पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण। तो उपयुक्त प्रश्न ए व बी दोनों सही हैं। स्थायी पवनों के बारे में दोस्तों आप और क्या जानते हैं, कमेंट्स के अंदर कमेंट करेंगे उत्तर के माध्यम से। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला लानोस उदाहरण है। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला उदाहरण है। तो यहाँ पे हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय वर्षा, वनों और मरुस्थलीय वायुओं के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार के घास के मैदान में घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियां और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। उदाहरण ब्राजील का कंपोस, वेनेजुएला के लानोस और पूर्वी अफ्रीका का सवाना आदि। नेक्स्ट है आपके
जलवायु के संबंध में ए व बी पे विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ जो ऑप्शन दे है दोस्तों सी है, क्योंकि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है या किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जो ऑप्शन सी ए व बी दोनों गलत है। मौसम संबंधी दीर्घकालिक अवस्था, मौसम संबंधी दीर्घकालिक अवस्था जलवायु कहलाती है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं, अपितु एक निश्चित समय के अंतराल पर होने वाला परिवर्तन है, क्योंकि किसी भी स्थान की जलवायु उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर नहीं, अपितु पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, वर्षा, अक्षांश और देशांतर पर निर्भर करता है। अतः यह कथन ए व बी दोनों गलत है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दिए गए लक्षणों में ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा स्रोत तब नियुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यहाँ ए देखेंगे आप ऑप्शन प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि अन्य भूतापीय ऊर्जा मोम, बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है आपके दोस्तों निवेदन है कि आप सेशन को लाइक करें। लाइक करने पे हमारा मोटिवेशन उत्साह बढ़ता है, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन उत्साह बढ़ता है। वीडियो हम आपको बैक टू बैक दोस्तों दे रहे हैं हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पे। पुनः आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। लाइक 500 लाइक का टारगेट है। छोटा सा निवेदन है, जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता है लाइक के बटन को अवश्य प्रेस करेगा और अंत तक इस वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेगा और साकार करना चाहता है, सीटेट पास करना चाहता है, इस वीडियो को अंत तक देखेगा दोस्तों, और लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और फेसबुक पेज पे इस चैनल को देख रहा है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेगा हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को। शानदार सेशन हो रहा है दोस्तों इस कंटेंट के माध्यम से, तो वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। भारत का शोध संस्थान मैत्री अवस्थित कहाँ है? दोस्तों ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है कि भारत का शोध संस्थान मैत्री, ये दोस्तों आपके है अंटार्कटिका। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा स्थायी शोध संस्थान है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ था। ये दूसरा है दोस्तों। तो आप कमेंट करेंगे कि भारत का पहला स्थान कौन सा है मैत्री अनुसंधान? ये क्योंकि यहां पे लिखा है कि दूसरा स्थायी शोध संस्थान है, तो पहला स्थान कौन सा है ये आप कमेंट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपके सामाजिक विज्ञान में आंकलन का मुख्य उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान में आंकलन का मुख्य उद्देश्य यहां है कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना, जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। ऑप्शन सी देखेंगे यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान में आंकलन में निम्नलिखित उद्देश्य शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। शिक्षण के जो उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई इसका पता लगाना, आंकलन द्वारा अध्यापक की योग्यता की जांच करना, विशिष्ट बालकों की पहचान करना जिससे उनकी क्षमता का विकास किया जा सके, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियां उपयुक्त है या नहीं इनका पता लगाना। ये सामाजिक विज्ञान के आंकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों इस व्याख्या को आप ध्यान से 2 बार पढ़ें, ऑप्शन को देखें, ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छी तरह से, और व्याख्या, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में तो सिर्फ ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऑप्शन के साथ हर वीक प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी पढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो छोटा सा निवेदन है, दोनों को पढ़ें। और दोस्तों हाँ, मैं निवेदन करूंगा कि जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स, बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ बुक आती है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शानदार यूपीटेट सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक अध्ययन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा निवेदन है कि बार बार इसका आप अध्ययन कर ले दोस्तों, इस बुक का। इसके सभी पेपर मैं आपको करवा दूंगा, और पहले भी हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और एसएसटी यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम, सीटेट यूपीटेट के नाम से प्लेलिस्ट, जो माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता है प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक पेपर को हल करेगा, वीडियो को देखेगा, कमेंट के माध्यम से उत्तर भी देगा, सीटेट पास हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट
तो चैनल पर हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, माँ बाप के सपनों को साकार करें दोस्तों। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, ए, बी और सी की फिल्में कक्षा के भीतरी और बाहरी दुनिया को ला सकती है, सही है। बी है कि फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करती है। सी है, फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों, छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ऑप्शन तो इसका डी सही है दोस्तों। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये इसकी व्याख्या की कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा में भीतरी और बाहरी दुनिया को लाती हैं। फिल्में अनदेखे अनसुए संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित करती हैं। फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे बहुत दूर हैं। फिल्में कार्य कारण विश्लेषण भली प्रकार हो सकता है। विद्यार्थी की कल्पना, निरीक्षण शक्ति, मनुस्मृति विकास की दृष्टि बहुत उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक 3 प्रकार के पाठों के शिक्षण में फिल्मों का उपयोग लाभदायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन में सही कथन क्या? कक्षा के मानचित्र के प्रयोग में निम्नलिखित कथनों में सही कथन, तो यहां जो ऑप्शन है दोस्तों डी, ये सही है। केवल ए कि एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित। ऑप्शन के साथ मैं इसकी व्याख्या पढ़ लेता हूं दोस्तों। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। इसलिए आवश्यक कि मानचित्र मापक के अनुसार हो, जिसका उल्लेख उसमें इसी दिशा संकेतक और मानचित्र उचित प्रक्षेप बने, जिसमें भू आकार में विकृत न हो। रंगों का प्रयोग भू रचना का प्रयोग करने वाले मानचित्रों में अवश्य हो तथा मानचित्रों में प्रदर्शित सही हो। यदि विद्यार्थी मानचित्रों को देख के उसमें निहित तथ्यों को समझने, उन पर सही निर्णय ले पाते तो सामाजिक विज्ञान और उनके लिए जीवंत विषय हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षार्थियों को जीवन के अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान एक शिक्षक चाहिए। शिक्षार्थी के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान में शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों के जीवन के अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि वे विषय वस्तु, विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण इरादतन जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। शिक्षार्थी को अपने उदाहरणों, अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका दे, क्योंकि जब विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ने में प्रस्तुत किया जाता है तो उनका ज्ञान स्थायी होता है। उनसे रटन प्रणाली से दोस्तों मुक्ति मिलती है कि शिक्षार्थी जीवन के अधिगम से जोड़ने का प्रयास सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को करना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु, विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण और इरादतन सुस्पष्ट शामिल करने से विद्यार्थी के अंदर एक तो स्थायी ज्ञान भी होता जाता है और उन्हें रटन प्रणाली से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। यहां जो ऑप्शन दोस्तों डी है कि वह सही है। डी के अंदर जो ऑप्शन दोस्तों आ रहे हैं ए, बी और सी सही है। तो ए के अंदर है किसी साम्राज्य वंश का वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, बी अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक साधनों को दर्शाने के लिए, और सी है एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। ये इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि इतिहास पढ़ाते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है कि किसी साम्राज्य वंश को वर्धन और विकास को चित्रित करना, अनुक्रम प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाना, एक कालक्रमिक रूपरेखा देना, शिक्षार्थी के स्थान, अवधारणा और विकसित करने के लिए ग्लोब या मानचित्र का उपयोग करना। नेक्स्ट है दोस्तों, दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करने समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस प्रकार शिक्षण अधिगम को अनुकूलन करना चाहिए। यहां तो ऑप्शन दोस्तों ए है और ऑप्शन ए के अंदर केवल ए, सी और डी ही हैं।
ऑप्शन ए के अंतर्गत देखेंगे आप, यथोचित विराम, पुनरावृत्ति, साथ स्पष्ट और उच्च आवाज में बोलना। सी है मौखिक संकेतों का कल्पना करना, अवसरों को उत्पन्न करना। और डी है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्स्ट या स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आप इसकी व्याख्या कि जो दृष्टिवादी जो शिक्षार्थी होते हैं, कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न प्रकार शिक्षण अधिगम की अनुकूल करना। यथोचित विराम, पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट उच्च आवाज को बोलना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो यहां जो ऑप्शन बी है वो दोस्तों सही है, और बी के अंतर्गत यहां ए बी डी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट विधि। तो एक है कि यह उपयोगवादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, बी यह शिक्षार्थियों को खुशी बना देती है, और डी इसका ऑप्शन है कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। आप इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों, ये देखिए कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के उपयोग के लाभ उपयोगवादी दृष्टिकोण से प्रेरित, उपयोग शिक्षार्थियों को खोजी बनाती है। प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर देती है। यह निर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा अधिगम को मानती है और इसके द्वारा छात्रों के व्यवहारिक गुणों का विकास होता है। इस विधि में रटने की प्रवृत्ति निरुत्साहित किया जाता है। यह विधि सीखने के सिद्धांतों, अभ्यास, तत्परता, परिणाम, नियम पर आधारित के कारण मनोवैज्ञानिक है। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? सही उत्तर है ए। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण में से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका को शिक्षार्थियों को निम्नलिखित रूप में देखेगी। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्या के समाधान में सुझाव की कोशिश करने वाला, विचार विमर्श द्वारा समस्या को समाधान करने वाला। ध्याते है कि शिक्षण के रचनात्मक उपागम में शिक्षण की भूमिका ज्ञान के प्रेक्षक के स्थान पर ज्ञान को बढ़ाने वाला, अन्वेषक के प्रबंधक ज्ञान की खोजबीन करने वाला, मार्गदर्शक की होती है, जबकि छात्र की भूमिका और ज्ञान के सक्रिय की निर्माता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक होता है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ए, और ए के अंदर ए और सी दोनों सही है। तो पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, और सी है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और आधिकारिक व निम्न वर्गीय प्रसंगों के। यहाँ व्याख्या भी देखेंगे दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को समावेशी बनाने के अंदर पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों को जोड़ना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक व निम्न वर्गीय प्रसंगों से, पाठ्यचर्या को लचीला बनाना, पाठ्यचर्या को जीवन के सामयिक मुद्दों से जोड़ना, पाठ्यचर्या को समाज के प्रति संवेदनशील बनाना। विद्यार्थी को विवेचनात्मक होने क्यों सीखना चाहिए? बी, यह समझने के लिए मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी के कैसे जुड़े हैं। विद्यार्थी को विवेचनात्मक क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह सोचना कि मुद्दे उनसे किस तरह से जुड़े हैं। यहां इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना सिखाया जाना चाहिए कि वे समझ सके कि मुद्दे उनकी जिंदगी में किस प्रकार जुड़े हैं। विवेचनात्मक शिक्षा विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है, और आवश्यक है कि सामाजिक मुद्दों पर विविध विचारों को स्वीकृत और संवाद के लिए लोकतांत्रिक रूप में प्रतिनिधि। यह उनके अनेक संदर्भों व दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है जिनमें हमारे स्कूल चलते हैं। एक आलोचनात्मक रूपरेखा बच्चों को सामाजिक मुद्दों को अलग परिप्रेक्ष्य में देखने में सहायता करती है और यह भी स्पष्ट करती है कि किस तरह ये मुद्दे उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से उदाहरणों में विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो यहाँ पे है परितोष को बंगला अच्छी आती है और यह सुचिता
वही सुचिता हिंदी बोलती है। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखेंगे कि परितोष को बांग्ला तो अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। कथन की विविधता को दर्शाता है, क्योंकि विविधता में भारतीय भाषा ही विविधता है। सांस्कृतिक विविधता, रहन सहन, वेशभूषा आदि शामिल किया जा सकता है। जबकि गरीबी, अमीरी, जाति पाति, काला गोरा असमानता के अंतर्गत रखाते हैं। और किसी समाज देश की विविधता, समाज या देश की पहचान, जबकि किसी समाज या देश में असमानता और उनकी प्रगति में बाधक होती है। नेक्स्ट आपका है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडीला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थी को अब भ्रमण किए गए 2 राज्यों में इंगित करने को कहेंगे? तो ऑप्शन बी, नागालैंड त्रिपुरा एक समय रेखा पर। नागालैंड त्रिपुरा एक समय रेखा पर। ऑप्शन की व्याख्या देखेंगे कि यदि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडीला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग और लिसांग गांव को शामिल किया गया तो इन स्थानों को प्रदर्शित करने वाला एक मानचित्र होना आवश्यक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एक ही मानचित्र पर है, क्योंकि ये सभी स्थल अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के हैं तथा इसमें एक स्थल से दूसरे स्थान पर जाने की सहूलियत होगी। नेक्स्ट है आपके सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो ऑप्शन ए है कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके। व्याख्या देखेंगे दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की सामाजिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित कार्य को प्रोत्साहित करती है कि शिक्षार्थी को दिए गए विषय वस्तु को प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, अधिगम की जांच के लिए वेद स्वीकार करना, शिक्षार्थी को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, शिक्षार्थी को दूसरे स्थानीय अनुभव को पढ़ने, स्वयं के अनुभव को खोजने के कहना और शिक्षार्थी को सृजनात्मक चिंतन करने के अवसर देना। नेक्स्ट देखेंगे आप, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादी का उदाहरण तो ऑप्शन बी कि लड़का कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़की एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। व्याख्या देखें इसकी, जेंडर रूढ़िवादिता एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, जिसमें महिला पुरुष को एक खास प्रकार की भूमिका से संदर्भित किया जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे सिर्फ लड़कियां कक्षा में बोर्ड सजाने का कहना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, सिर्फ लड़के फुटबॉल टूर्नामेंट भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी उदाहरणों में लैंगिक आधार पर कार्य व्यवहार में विभेद किया जाता है। दूसरी ओर इस उदाहरण में हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता प्रोत्साहित किया जाता है, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या होगा? तो बी होगा ऑप्शन, केवल बी और डी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए साहित्यिक स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे कि वह कितनी भी पुरानी हो, और स्रोतों में ट्रायंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, सामाजिक मुद्दों पर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना और विद्यार्थी को विविध तरीके से सोचने के अवसर देना। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ जो ऑप्शन है ए कि विचार विमर्श के दौरान समकालीन, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों अंशों को शामिल करके। तो यहाँ ऑप्शन ए के अंतर्गत ए बी सी, तो बी भी पढ़ेंगे कि भारतीय सामाजिक परिवेश ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति का समीकरण के रूप में देखकर। सी है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। यहाँ जो ऑप्शन ए है आपके कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन उन आंदोलनों और पक्ष समर्थक और कहानियों को अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर परंपरागत शक्ति समीकरण के रूप में देख के सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चा में शामिल करके लैंगिक मुद्दों पर परिचर्चा का अवसर देकर और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को कक्षा में संबोधित करके। इतिहास
और शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास और शिक्षण शास्त्र क्या प्रयास करेगा कि यहाँ ऑप्शन है ए, बी और डी कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता था, बी है इतिहास सामाजिक प्रक्रिया को निरंतरता बदलाव को खोजे, और डी है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों पर रखकर देखे। यहां ऑप्शन आप देखेंगे इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर बदलाव की खोजबीन करता है, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष सामाजिक राजनीतिक संदर्भों को देख रखकर खोजता है, इतिहास अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझ और भविष्य को सुधारने के अवसर देता है, इतिहास सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से परिचय कराता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रदूषण रहित हवा, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग को स्वीकार किया गया? तो यहां जो ऑप्शन ए है जीवन। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ व स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, जिसके लिए भारत ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 संसद द्वारा पारित कराया गया और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण में संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता के अनेकता में मुहावरे का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह से विश्वास व प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? तो ऑप्शन बी 2। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य संख्या, जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधि और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य, इनमें से 530 सदस्य राज्यों को और 13 सदस्य संघ क्षेत्र से, 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का विधान समाप्त कर दिया गया। देखो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करने का विधान समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, 2006 में नेपाल में सरकार का राजतंत्र के रूप में बदलकर हो गया था। 2006 में नेपाल का, तो ये हो गया था एक लोकतंत्र। 2006 में नेपाल में सरकार का राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र के, इससे पहले राजतंत्र था। जेपी कोइराला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? तो ऑप्शन बी कि सैन्य बल न रख पाना ताकि जन स्वास्थ्य पे खर्च किया जा सके। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश में 20वीं शताब्दी के मध्य 44 दिन में भयंकर गृह युद्ध के बाद 1949 में इस देश को अपनी सेना समाप्त कर दी गई ताकि जन स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्चा न किया जा सके। नेक्स्ट देखेंगे 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय की विशाखा निर्देशक की रचना महिलाओं के द्वारा यौन उत्पीड़न को बचाने के लिए डैश, तो यहां जो ऑप्शन है ए कार्यस्थलों पे 1997 के अंतर्गत भारतीय उच्च न्यायालय की विशाखा निर्देश की रचना में महिलाओं को कार्यस्थलों पे यौन उत्पीड़न को बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइन की अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के तौर पर जाना जाता है। फैसले में कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन उत्पीड़न संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही कुछ मामले स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लंघन के तहत भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं?
निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये ऑप्शन होगा बी, केंद्र सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय 1979 में व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यकाल है, यह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ध्याते हुए कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 153 है। नेक्स्ट आपके है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो नगर निगम वार्ड का काउंसलर, ये देखेंगे आपके नगर निगम वार्ड काउंसलर प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है और नगर निगम वार्ड काउंसिलिंग का कार्य शहर की स्थानीय समस्याएं को प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराना, कार्य कराना होता है, जबकि भूमि का रिकॉर्ड, लेखापाल, पटवारी सभी प्रामाणिक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि राज्य सरकार इनकी नियुक्ति चयन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उच्चतम न्यायालय में दिए गए डी के बासु का निर्देश क्या है? तो यहाँ ऑप्शन सी की गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस प्रशासन पालन की जाने वाली प्रक्रिया से जुड़े निर्देश। तो यहाँ देखेंगे भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बसु गिरफ्तारी, नजरबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन के प्रक्रिया से जुड़े कार्य 11 सूत्रीय निर्देश हैं। जो 11 सूत्रीय निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा डी के बसु बनाम स्टेट और वेस्ट बंगाल के मामले में दिया गया, जिसमें कुछ निर्देश थे कि गिरफ्तारी जांच के दौरान पुलिस अधिकारी पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी, पद स्पष्ट सटीक रूप से अंकित हो, गिरफ्तारी दिए गए हिरासत में रखे पूछताछ की जा रही है, व्यक्ति अपने किसी संबंधी, दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, वन अधिकार कानून 2006 को शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों की स्वीकारता है? तो वन अधिकार कानून 2006 में अपने शीर्षक अनुसूचित जनजातीय अधिकारों को स्वीकारता है। इस कानून के तहत जंगलवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, परंपरागत वनवासियों द्वारा निवास जीविका में स्वयं खेती करने के लिए व्यक्ति के सामूहिक अभिभोग, वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार होगा, और वन संसाधनों का नियंत्रण का अधिकार, जिसमें स्वामित्व अधिकार साथ गौण वनोपज के संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार शामिल है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण क्या है? तो सी, कक्षा 6 के लिए एनसीटी पाठ्यपुस्तक, जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उन्हें स्रोत कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत स्मारक, किले, आज्ञापत्र, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियां, जन्म मृत्यु जनगणना रिकॉर्ड, न्यायालय के निर्णय, व्यक्तिगत इतिहास। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत पुस्तकें, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं, इतिहास, पाठ्यपुस्तकें आदि आती हैं। नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। ये है आपके जो कथन है, तो इसके अंतर्गत ए ऑप्शन इसमें सही है, ए व बी। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि तंत्र की सुविधा के लिए परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परीक्षा है, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। और स्मृति परीक्षण दूर दक्षता के परीक्षण के जोर के रूप में बदलाव सामाजिक जीवन की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो यहाँ ऑप्शन है उपयुक्त प्रश्न ए व बी दोनों सही है, क्योंकि परीक्षा तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए दूसरे स्मृति की परीक्षण या स्मृति आधारित परीक्षण के स्थान दक्षताओं आधारित जोर देना। इसमें सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन करना,
न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी को दूसरे की स्मृति को परीक्षण या आधारित कक्षाओं पे परीक्षण ज़्यादा जोर देना। इसमें सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं को तनाव को कम किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है कि सभी तत्व समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच एक संबंध का बोध कराना है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना होना चाहिए। विद्यार्थी को बताया जाना चाहिए कि देखने में सभी सामाजिक तत्व अलग अलग भलाई दिखाई पड़ते हैं, परंतु उसमें बुनियादी एकता होती है। इसी बुनियादी एकता के आधार पर विश्व संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट हो चुके हैं। निवेदन है कि आप इनको बार बार रिवीजन करें और जो कमेंट के माध्यम से उत्तर पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आप उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा दें जिससे आपको हाथों हाथ उत्तर याद हो जाए। और दोस्तों वीडियो पर पहली बार है, अंत में छोटा सा निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फेसबुक पेज पे हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को भी फॉलो करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।